इसलिए आज के संदर्भ में जितनी भी बातें मैं कहता रहा हूं, जानबूझ करके मैं इंटेंशनली उन किताबों का रेफरेंस दे रहा हूं जिनका संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, बीजेपी से, हिंदू जागरण मंच से और तमाम वो बौद्ध लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दूर दूर का नाता नहीं है, दूर दूर का नाता नहीं है। और उन्हीं के लोगों की किताबें हैं, लेकिन कैसे उनको छुपाया गया जो पब्लिकली नहीं आई। मैं कुछ किताबों को आपके सामने रखूंगा ताकि आप नोट कर लें उनको, ताकि जब भी कोई महान सेकुलर इंटेलेक्चुअल आपको ज्ञान देना बघार शुरू करे तो आप उन्हीं के बड़े लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की किताब लिखें, उसका पेज नंबर भी बता दें कि भाई ये हमने नहीं लिखी, इन्होंने लिखी है, ये सच है या गलत है। एक किताब है, उसके परिवार के लोग जीवित हैं, उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब को उस वक्त के 1969 में यह किताब छपी है। इस किताब के राइटर का नाम है दुर्गा दास, जिनके साहबजादे बाद में दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उनकी बेटी आज भी पत्रकार है, दिल्ली में है। यह किताब मार्केट में नहीं अवेलेबल थी, तो जिनके पास राइट थे वो हमारी दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। मैंने इतना बोला पूरे मार्केट में कि उन्होंने अपने पब्लिशर से कहा कि इसकी रीप्रिंटिंग करिए। उस किताब में पेज नंबर 353 नंबर पेज पर एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 13, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। उस चैप्टर को पढ़ डालिए तो जवाहरलाल नेहरू साहब कितने महान थे, राजेंद्र प्रसाद साहब के साथ उन्होंने क्या किया। और ये वो पत्रकार थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की भी नींव उन्होंने 57 में रखी थी। वो नेहरू जी के ही सबसे क्लोजेस्ट थे, लेकिन ईमानदार लिखने वाले लोग थे कि जब उन्होंने किताबें लिखी तो इतिहास को सही पता चले, लोगों को सही पता चले। ये ईमानदारी थी उस दौर के लोगों में। उसमें जितने भी आप किस्से पढ़ते हैं कि उनको किस बात की सजा मिली कि आपके राज में एक लुटेरा आया था अपनी संस्कृति का परिचय देने के लिए। उस लुटेरे के साथ में 20-25 लोग आए थे। उसने जो सोमनाथ का मंदिर लूटा था, उस लूटने के बाद जब यह तथाकथित तौर पे भारत आजाद हुआ तो उस पूरे मंदिर को दोबारा से बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया। उस प्रोग्राम में जब वो मंदिर बन गया तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें जाना चाहते थे। तो जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो नेहरू जी बहुत नाराज हुए और कहा कि नहीं, आपको नहीं जाना है। यह मैं इस रेफरेंस के लिए कह रहा हूं कि हम यह कहें कि राष्ट्रवाद आज यकायक पनपा है, आज राष्ट्रवाद समझ में आया है। उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मेरी संविधान में आस्था और संविधान पद की मर्यादा अपनी जगह है, लेकिन मेरी निजी आस्था वो इसमें आड़े नहीं आनी चाहिए, लिहाजा आप मने भी करेंगे तब भी मैं जाऊंगा। वो आए आपके यहां, बहुत बुरा लगा उन्हें। उसी में तमाम सारी घटनाओं का जिक्र रेफरेंस के लिए कर रहा हूं कि किस तरीके से उनकी 4 दिन के लिए तबीयत खराब हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो प्रधानमंत्री की नफरत का आलम यह था कि 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लाल बहादुर शास्त्री को बुला के उन्होंने पूछा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू बचेंगे नहीं, आप इनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में कोई जगह ढूंढ लीजिए। यह आलम था नफरत का भाई। लाल बहादुर शास्त्री शरीफ आदमी थे, घूम घाम के आए और उन्होंने कहा कि विजय घाट जो है वो एक ऐसी जगह है जहां उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। 4-5 दिन बाद वो ठीक हो गए।
मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की जब हम बात कहते हैं तो ये कहा जाता है साहब उस वक्त बड़े विजनरी लोग थे, बड़े स्टेटमेंट लोग थे। उस वक्त चोरी लोग करते थे लेकिन पता नहीं चलती थी, आज पता चल जाती है, इतना ही फर्क है। उस वक्त भी लोग ऐसे ऐसे थे। और समय का फेर देखिए कि उन बेचारों को यहां से सदाकत आश्रम बिहार में जो कांग्रेस का ऑफिस था वहां भेजा गया। एक सीलन भरे कमरे में थे और हिदायतें थी कि जो कुछ उनको इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं मिला। एक राष्ट्रपति जो 2-2 बार देश का राष्ट्रपति रहा हो, उसी दमे की बीमारी में उस सदाकत आश्रम में उनकी मौत हो गई। यह सवाल इस देश ने 50-60 साल बाद भी नहीं पूछा, क्योंकि पढ़ना नहीं चाहा हमने किसी ने। लिहाजा लोगों को रहा कि जो भी कुछ उन्होंने किया है वो छुपता चला जा रहा है। अगर यह देश 21 अक्टूबर 1943 को यह भी याद रखता कि एक शख्स, ये जो तथाकथित कांग्रेस की जो मीटिंगें हुआ करती थी आजादी को लेकर के, इससे नाराज होकर के विदेश चला गया और वहां से एक सेना बनाई। 46,000 सेना में लोग थे इंडियन नेशनल आर्मी में, और मोयान से लेके पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर का इलाका है, उस पूरे इलाके पे उसका कब्जा था। उसने भारत की आजादी की घोषणा की, करेंसी भी जारी की, बैंक भी था। लेकिन शौकत मलिक साहब जो उसकी फौज के कमांडर थे, उनको उन्होंने हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप दिल्ली जाएं और वो जो फेमस गाना है, सॉन्ग है, कदम कदम बढ़ाए जा, इसके साथ आप लाल किले जाएं और इस झंडे को फहराएं। लेकिन इसमें एक तथ्य है जो बातचीत में लोग नहीं बताते हैं। जब उन्होंने यह घोषणा की आजादी की भारत की, तो दुनिया के 11 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर भी शामिल था, भारत को रिकॉग्नाइज करा था, मान्यता दी थी उस आजादी को। लेकिन 21 अक्टूबर से लेकर के 1943 ऐसा क्या हुआ कि 47 आते आते वो आदमी गायब हो गया। अब इस पे चर्चा नहीं हुई। वो बीमार नहीं थे, कोई और प्रॉब्लम उनको थी नहीं, उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया, पूछा नहीं किसी ने। लेकिन जो पाप आपने किया था वो कभी छुपता नहीं है, चाहे 100 साल के बाद आए, वो पाप निकला बाहर। ये कुछ बातें मैं रेफरेंस में कह के आऊंगा। ये जो आपने 35 या 370 का दाह संस्कार किया है, इसके ऊपर भी फूल माला चढ़ाऊंगा मैं। भारत के रिकॉर्ड्स में जब अभी 3 साल पहले जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी का नाम आप जानते होंगे, जितने बुजुर्ग हैं उतनी जोर से बोलते हैं। उन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई, उसका हिस्सा था छोटा सा मैं भी, और पूरी मुहिम हमारी यह थी कि अगर आज के दौर में, इस प्रधानमंत्री के दौर में भी अगर यह काम नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता था कि कभी दोबारा होता। दुनिया भर के सारे तथ्य इकट्ठे किए गए और कोई तथ्य यहां का नहीं था जो आपके यहां के फ्रॉड तथ्य हैं। दुनिया के यहां 40 मुल्कों से तमाम तथ्य लाए गए। कोई सरकार का पैसा नहीं लिया, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन की मदद नहीं ली गई, न किसी से कहा गया, यह काम चुपचाप चलता रहा। उन तथ्यों को आपके प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री के सामने रखा। वो कन्विंस हो गए। उन्होंने एक्सपर्ट को बुला करके बात बहुत कुछ छोटी मोटी पूछी। उसका असर यह हुआ कि 21 अक्टूबर 2018 को भारत का प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले पे दोबारा गया और झंडा फहराया। और जब वो जा रहे थे, कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी वो ताकतें कितनी डीप स्टेट हैं। मैं अगर ये बात कहूं तो हो सकता है कि आपको उस पर बहुत यकीन न हो, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री शपथ लेके प्रधानमंत्री बना है। और एक प्रधानमंत्री जब कोई बात कहता है तो उसके पीछे तथ्य होते हैं।
जब वो अपने घर, जिसको अब उन्होंने लोक कल्याण कर दिया है, इससे पहले वहां रेस कोर्स का खेल होता था, वहां से निकल के लाल किले तक जा रहे थे, जाते जाते बीच में उन्होंने एक ट्वीट किया। देखिए, बात बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन इतिहास में उसकी कितनी महत्वता होती है, इसको समझने की बात है। वहां से कार में बैठे और लाल किले तक पहुंचते पहुंचते कि उनका ट्वीट आया। उसमें क्या लिखा हुआ था? यह भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा। उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि मैं झंडा फहराने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है लोग मेरे बाल नोच लेंगे। आप सोचिए कि वो ताकतें कितनी गहरी उनकी जड़ें हैं कि आपका प्रधानमंत्री जानता था कि उनको यह शब्द इस्तेमाल किया कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे, लेकिन झंडा फहराया, बाल तो नहीं नोच पाए। और उसके बाद में उसी लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजियम भी बनवा दिया उन्होंने।